हेलो एवरीवन, बीएनडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे और वो भी एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान टैक्सोनॉमी के बारे में होना चाहिए। टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण के बारे में होना चाहिए। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हम बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि टैक्सोनॉमी हम प्लांट टैक्सोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। उस वीडियो में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे कि कुछ वर्ड्स आपको समझ में आ जाए। तो आइए एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ जान लेते हैं। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब है किसी भी जीव की पहचान करना, उसका नामकरण करना। जिस ब्रांच में किया जाता है उसे वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी कहते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य एनिमल किंगडम तक पहुँचना है टैक्सोनॉमी के थ्रू, बस। तो वर्गीकरण में क्या किया जाएगा? किसी भी सजीव की पहचान की जाएगी, उसका नामकरण किया जाएगा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव के वर्गीकरण, पहचान तथा नामकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकरण या वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकरण के बारे में किसने बताया था? कैरोलस लिनियस ने बताया था सबसे पहले। इसीलिए उन्हें प्राचीन वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस से पहले अरस्तु ने बताया था, उन्हें कहा जाता है। आधुनिक कहा जाता है किसको? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति भी दी थी। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी। इससे पहले गैस्पार्ड बाहिन ने भी द्विनाम पद्धति के बारे में बता दिया था, लेकिन श्रेय किसको दिया जाता है? कैरोलस लिनियस को। वर्गीकरण में आगे चलते हैं तो वर्गीकरण में हम देखते हैं जब भी किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ इकाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। वो इकाइयाँ कौन सी होती? जैसे सबसे ऊपर जो काम में ली जाती है वो जगत होती है। जगत के बाद में संघ होता है। संघ के बाद में वर्ग होता है। वर्ग के बाद में गण होता है। और गण के बाद में कुल होता है। और कुल के बाद में वंश होता है। और वंश के बाद में जाति होती है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पद हैं। इन्हें वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमी हियरार्की या लीनियस हियरार्की भी कहा जाता है, यानी कि लीनियस पदानुक्रम भी कहा जाता है। ये अनिवार्य पद हैं। वर्गीकरण में ये पद होने चाहिए, इनके बगैर वर्गीकरण अधूरा माना जाएगा। फिर वैकल्पिक कौन है? अभी मान लीजिए आपको स्तर और बनाने हो तो यहाँ पर उपसर्ग, उपसंघ, उपवर्ग, उपगण, उपकुल, उपवंश और उपजाति आ जाएंगे। ये सारी डिटेल आपको टैक्सोनॉमी में देखने को मिलेगी, इधर देखने को नहीं मिलेगी। फिर मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे एनिमल किंगडम पे कैसे जाना है उसकी बात कर रहे हैं। वर्गीकरण में बहुत सारे वर्गीकरण आते हैं, जैसे कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण आता है, वॉन नेल का आता है, हेकल का आता है, कॉपलैंड का आता है, और उसके बाद में आता है पंच जगत प्रणाली जो आर.एच. विटेकर ने दी थी। इस आर.एच. विटेकर की पंच जगत प्रणाली को अगर हम देखते हैं तो आर.एच. विटेकर की पंच जगत प्रणाली में हमें क्या देखने को मिलेगा? वहां पर हमें 5 जगत देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला मोनेरा, मोनेरा के बाद में प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के बाद में कवक या फंजाई, तीसरा प्लांटी या पादप जगत, और चौथा एनिमेलिया। बस हमें यहीं पर आना था। कहाँ पर आना था? यहाँ पर आना था, एनिमेलिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस स्तर से प्रारंभ करेंगे। तो एनिमेलिया या एनिमल किंगडम आज हम प्रारंभ करेंगे। डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे सिर्फ ये बताना था कि हम यहाँ पर कैसे आएंगे। तो बोटनी में यहाँ तक पढ़ लेंगे, हम प्लांटी तक पढ़ लेते हैं बोटनी में, इसलिए वो सारी बातें वहाँ पर क्लियर हो जाती। यहाँ पर डायरेक्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे? एनिमल किंगडम से। किससे स्टार्ट करेंगे? एनिमल किंगडम से, यानी कि जंतु जगत। तो पहला बिंदु क्या आता है? जंतु जगत या एनिमल किंगडम। जंतु जगत, जंतु जगत को देखें तो जंतु जगत में वर्गीकरण में जाने से पहले हम कुछ वर्गीकरण के आधार चेक करना चाहते हैं कि वर्गीकरण के आधार क्या होते हैं।
जंतु जगत में वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। जंतु जगत में वर्गीकरण का पहला आधार हम अगर लें तो पहला आधार कौन सा आता है? पहला आधार आता है सम्मिति। पहला आधार कौन सा आता है? सम्मिति, सममिति, सममिति। किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्गीकरण के आधार की बात कर रहे हैं। किसकी? वर्गीकरण के आधार। किस आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला बिंदु कौन सा आता है? सममिति, सममिति। दूसरा बिंदु कौन सा आता है? दूसरा बिंदु आता है विखंडन। तीसरा बिंदु कौन सा आता है? तीसरा बिंदु आता है द्विस्तरीय तथा त्रिस्तरीय प्राणी। त्रिस्तरीय प्राणी। चौथा बिंदु कौन सा आता है? चौथा बिंदु आता है देहगुहा। कौन सा बिंदु आता है? देहगुहा। मुख्यतः ये वो बिंदु हैं जिनके आधार पर आप जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वर्गीकरण हैं। क्या है वो? कोशिकीय स्तर है। वो आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें आसानी से देखकर समझ जाएंगे कि किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले जो हम आधार लेते हैं वो आधार लेंगे सम्मिति। सम्मिति क्या होती है देखते हैं। सम्मिति का मतलब ये होता है कि क्या किसी प्राणी को किसी अक्ष के द्वारा, एक निश्चित अक्ष के द्वारा दो भागों में बांटा जा सकता है, दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है, किसी को नहीं बांटा जा सकता। इसे कहा जाता है सम्मिति। तो सम्मिति तीन प्रकार की देखने को मिलेगी, मुख्यतः तीन प्रकार की देखने को मिलेगी। पहली सम्मिति देखते हैं तो उसे कहते हैं असममिति। असममिति। देखें, आप रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आप समझने की कोशिश करें। बड़े आसान वर्ड्स में क्लियर कर दिया जाएगा कि ये हैं क्या। तो पहला वर्ड क्या है? असममिति, जिसे एसिमेट्री भी कहते हैं। तो वे प्राणी जिनको किसी भी अक्ष के द्वारा, किसी भी अक्ष के द्वारा दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता, असममित कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है ये एसिमेट्री है। क्या इसको अगर ऐसे काटा जाए तो दो बराबर समान भागों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। ऐसे भी नहीं बांटा जा सकता, ऐसे भी नहीं बांटा जा सकता और ऐसे भी नहीं बांटा जा सकता। तो ये असममित प्राणी है, ये असममिति में शामिल किए जाएंगे। अब दूसरी बात आती है, तो ये असममित हो गया। तो असममित में हम क्या लिख सकते हैं? असममित में हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे प्राणी जिनको किसी भी अक्ष के द्वारा दो समान भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता या दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता, उन्हें असममित प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, अमीबा है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अरीय सममिति। अरीय सममिति। अरीय सममिति को आप याद रखें, रेडियल कहते हैं इंग्लिश में। रेडियल, वो इसलिए कई बार एग्जाम में रेडियल ही लिखा हुआ आता है कि रेडियल सममिति क्या है। तो आप ये याद रखें कि इसे क्या कहते हैं? रेडियल सममिति कहते हैं। रेडियल सममिति का तात्पर्य क्या होता है? रेडियल सममिति का मतलब ये होता है जब किसी प्राणी को एक से अधिक अक्षों के द्वारा, जब किसी प्राणी को एक से अधिक अक्षों के द्वारा बराबर या समान दो भागों में बांटा जा सकता है, उसे कहा जाता है अरीय सममिति। उसे क्या कहा जाता है? अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री। ये आपको इसमें देखने को मिलेगी कि इसमें आप बराबर के दो समान भागों में बांट सकते हैं। देखें, इस तरह से इसे बांटेंगे तो ये बराबर के दो समान भागों में बढ़ जाएगी। क्लियर है? और ये इस तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये बिल्कुल इस तरह है। इसे आप ऐसे काटेंगे तो दो बराबर के दो भागों में कट जाएंगी, ऐसे काटेंगे तो बराबर के दो भागों में कट जाएंगी, ऐसे काटेंगे तो बराबर के दो भागों में कट जाएंगे और ऐसे काटेंगे तो बराबर के दो भागों में कट जाएंगे। ये स्थिति ऐसे ही है जिसमें इसको, ये अगर मान के चलिए ये इस तरह से है तो आप ऐसे ऐसे
ऐसे और ऐसे काट सकते हैं। तो ये जो है ये इसी एंगल को शो कर रही है कि ऐसे काटा जा सकता है, ऐसे काटा जा सकता है या इस तरह से काटा जा सकता है। इस डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है। मतलब आई रिपीट अगेन कि वे प्राणी जिनको एक अक्ष से अधिक बराबर के दो समान भागों में बांटा जा सकता है और ये सममित प्राणी कहलाते हैं या रेडियल सिमेट्री कहलाते हैं। तीसरी बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो किसका आता है? द्विपार्श्व सममित का। किसका आता है? द्विपार्श्व सममित का। द्विपार्श्व सममित या द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति क्या होती है? जब किसी प्राणी को, किसी जीव को एक निश्चित, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एक निश्चित, केवल एक निश्चित अक्ष के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सकता है, उसे या उन्हें द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। आई रिपीट, जब किसी प्राणी को एक निश्चित अक्ष के द्वारा बराबर के दो समान भागों में बांटा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री, वो बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति। क्लियर है? जैसे इसे देखें आप, इस डायग्राम को क्या मैं ऐसे बराबर दो भागों में बांट सकता हूं? बिल्कुल नहीं बांट सकता। क्या मैं इसे ऐसे दो बराबर भागों में बांट सकता हूं? बिल्कुल नहीं बांट सकता। क्या इसे इस अक्ष के द्वारा बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता। यानी कि अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ओनली एक अक्ष हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे हम इसे बराबर के दो भागों में, समान भागों में बांट सकते हैं। इसलिए कैसा है ये? द्विपार्श्व सममित। मानव भी ऐसा ही है। इन सब के एग्जाम्पल अभी एक चार्ट में देखेंगे। जितने भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उन सब के एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। एक चार्ट बनाएंगे उसमें दिख जाएगा। तो ये कैसा है? बाइलेटरल सिमेट्री है, द्विपार्श्व सममिति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों परिभाषाएं आनी चाहिए। असममिति, जिसमें किसी भी अक्ष के द्वारा दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता। अरीय सममिति, जिसमें एक से अधिक अक्षों के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सकता है। और द्विपार्श्व सममिति, जिसमें एक निश्चित अक्ष के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बात किसकी होगी? सममिति की। किसकी बात हो गई? सममिति की। तो पहला बिंदु हमारा क्लियर हो गया, सममिति क्या होती है। अब दूसरा बिंदु आता है विखंडन। विखंडन का मतलब क्या है? विखंडन का तात्पर्य ये है कि कुछ जीवों में बाह्य तथा आंतरिक रूप से स्पष्ट विखंडन पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन जिसे कह सकते हैं, ऐसा देखने को मिलता है तो उसे विखंडन कहा जाता है। वो विखंडी है। किसमें नहीं मिलता तो उसे अखंडी भवन कहा जाएगा। ऐसा किसी में देखने को मिलता है? केंचुए में देखने को मिलता है। एनालिडा का जो मेंबर है, एनालिडा संघ का जो मेंबर है केंचुआ, अर्थवर्म जिसे आप कहते हैं, उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। उसमें खंडी भवन बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तीसरा बिंदु आता है हमारा द्विस्तरीय तथा त्रिस्तरीय, जिन्हें आप डिप्लोब्लास्टिक तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है उनको देखते हैं। देखें, जीवों में कुछ जननिक स्तर पाए जाते हैं, जर्मिनल लेयर पाई जाती है, जिनका नाम आपने पढ़ रखा होगा, एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा एंडोडर्म होता है। ये नाम तो 101% आपने सुन रखे होंगे कि ये तीन स्तर पाए जाते हैं। स्तर मतलब जननिक स्तर। ये जननिक स्तर कैसे हैं, अभी थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बात करेंगे। तो वे प्राणी जिनमें केवल दो स्तर पाए जाएं, और वो दो स्तर कौन से, ये तो हमें याद रहेगा कि दो स्तर कौन से, वो दो स्तर पाए जाएंगे वो द्विस्तरीय, जिनमें तीन मिलेंगे उनमें त्रिस्तरीय। लेकिन द्विस्तर में कौन सा स्तर नहीं मिलेगा? मीजोडर्म नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? मीजोडर्म नहीं मिलेगा। और त्रिस्तरीय में मीजोडर्म मिलेगा। यानी कि वे प्राणी जिनमें या जिनका विकास दो स्तरों से होता है वो द्विस्तरीय, और जिनका विकास तीनों स्तरों से होता है वे त्रिस्तरीय। आराम से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द्विस्तरीय प्राणी का मतलब वे प्राणी जिनका विकास एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म से होता है वे द्विस्तरीय, जबकि वे प्राणी जिनका विकास एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म से होता है वे त्रिस्तरीय प्राणी कहलाएंगे। आप देख सकते हैं डायग्राम में। इस डायग्राम में देखते हैं हम, तो ये एक्टोडर्म आपको दिखाई दीजिए, ये वाला
ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग की बात कर रहा हूं मैं। ये कंप्लीट क्या है? ये एक्टोडर्म है। ये क्या है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। क्लियर है? और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इस भाग की बात कर रहा हूं मैं। इस वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन है? ये है एंडोडर्म। ये कौन है? एंडोडर्म। तो आप सोच रहे होंगे बीच में क्या है? ये जो भरा हुआ है, ये वाला, ये वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मीजोग्लिया है। मीजोडर्म नहीं, मीजोग्लिया है। तो बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है। तो केवल दो स्तरों से विकास हो रहा है, या दो स्तरों से इनका बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इन्हें द्विस्तरीय प्राणी कहेंगे। जबकि वे प्राणी जिनमें तीनों स्तरों के द्वारा निर्माण किया जाता है बॉडी का, त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसे क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और ये क्या कहलाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देख सकते हैं आप, इसमें जो बीच की लेयर है वो ये सेम है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। और बीच में आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां पे मीजोग्लिया था, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे है मीजोडर्म। क्या है? मीजोडर्म। क्या है? मीजोडर्म। इसलिए ये क्या कहलाएगा? त्रिस्तरीय। मतलब वे प्राणी जिनमें शरीर का निर्माण या कोशिकाओं का निर्माण इन तीन स्तरों से होगा, वो क्या कहलाएगा? त्रिस्तरीय। जिनमें दो से होगा वो द्विस्तरीय। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो हमने किसकी बात कर ली? हमने थर्ड बिंदु की बात भी कर ली। ये द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय बच गया। चौथा बिंदु जो है देह गुहा, जिसे कहते हैं सिलोम। सिलोम के आधार पर भी प्राणियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सिलोम क्या होती है देखते हैं। तो फोर्थ जो बिंदु है वो है हमारा देह गुहा, जिसे आप सिलोम के नाम से भी जानते हैं। ये सिलोम क्या होता है? आराम से सुनिएगा, सिलोम क्या होता है। सिलोम का मतलब है देह भित्ति, यानी कि बॉडी वॉल, और आहार नाल के बीच में जो स्थान होता है जिसमें द्रव भरा रहता है, उसे कहा जाता है सिलोम या देह गुहा। आई रिपीट, प्राणी के शरीर में देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य जो स्थान पाया जाता है या जो गुहा पाई जाती है, उसे देह गुहा कहा जाता है। उसमें भरे हुए द्रव को देह गुहीय द्रव कहा जाता है। तो दोनों बातें क्लियर हैं कि देह गुहा क्या होती है। देह गुहा किसके बीच में रहेगी? बॉडी बोल, शरीर की भित्ति, या मतलब जिसे देह भित्ति बोल रहा हूं मैं, देह भित्ति और आहार नाल के बीच में मध्य में जो है उसे क्या कहा जाएगा? सिलोम या देह गुहा। अब देह गुहा के आधार पर प्राणी तीन प्रकारों में बांटे गए हैं। ए देह गुहीय प्राणी या एसिलोमेट, दूसरे सूडोसिलोमेट या कूट गुहीय प्राणी, और तीसरा ट्रूसिलोमेट या यूसिलोमेट या देह गुहीय प्राणी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए आप, तीन प्रकारों में बांटा हमने। सबसे पहले हमने लिखा कि एसिलोमेट, एसिलोमेट। आप ये शब्द भी याद रखें, एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब अगुहीय प्राणी, अगुहीय प्राणी। ठीक है। दूसरा आएगा सूडो या स्यूडो सिलोमेट, जिन्हें आप क्या कहेंगे? कूट गुहीय, कूट गुहीय। और थर्ड बिंदु जो हमारा आता है
वो थर्ड बिंदु कौन सा आता है? थर्ड बिंदु आता है यू सिलोमेट, यू सिलोमेट। देखें यहां पर हिंदी में यह शब्द काफी काम में लिया जाता है, यू सिलोमेट, तो आप याद रखें। इसे क्या कहा जाता है? इसे देहगुहीय या गुहीय प्राणी भी कह सकता हूं मैं, या देहगुहीय भी लिख सकता हूं, देहगुहीय प्राणी। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। बहुत आसान है, आप फोकस कीजिएगा, बहुत आसान है। अभी मैंने एक बात की थी कि जब किसी प्राणी का डेवलपमेंट होता है, मतलब आप देखिए एक बार, नॉर्मली जाइगोट बनता है, जाइगोट मतलब युग्मनज। जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से बनता है मोरूला, जिसे तूतक कहते हैं। ये एनिमल एम्ब्रियोलॉजी मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब भी आएगा। मोरूला बनता है। मोरूला से क्या बनता है? ब्लास्टूला बनता है। और ब्लास्टूला से क्या बनता है? गैस्ट्रूला बनता है। ये हमें पता है, इतना सा हम जानते हैं। इसको मोरुलेशन, इसको ब्लास्टुलेशन और इसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो जब गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है या इसका पद कंप्लीट होता है तो 3 लेयर बनती है। सबसे बाहर की तरफ बनती है, उसे एक्टोडर्म कहते हैं। बीच में बनती है, उसे मीजोडर्म कहते हैं। और सबसे अंदर की तरफ होती है, उसे एंडोडर्म कहते हैं। ये 3 स्तर बनते हैं। इनको जननिक स्तर, जर्मिनल लेयर भी कहा जाता है। इन तीनों स्तरों से ही शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण किया जाता है। तो अभी हमने देखा भी था इसी के बेस पे, अगर 2 स्तरों से निर्माण होता है तो उसे द्विस्तरीय कहा था, और 3 स्तरों से निर्माण होता है तो उसे त्रिस्तरीय कहा था। अब उसी के बेस पे एक नया लेवल, एक नया वर्गीकरण का आधार हमने लिया है, देह गुहा। देह गुहा आपको अभी मैंने बताई कि देह गुहा क्या होती है। देह गुहा देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य में जो अवकाश पाया जाता है, जो स्थान होता है, उसे सिलोम या देह गुहा कहते हैं। यदि उस देह गुहा में या वो देह गुहा मीजोडर्म से आवृत नहीं है, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जब देह गुहा मीजोडर्म से आवृत नहीं होती है अपितु उसके स्थान पर मीजोग्लिया भरा हुआ होता है, तो ऐसे प्राणी अदेहगुहीय या एसिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? एसिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले देखें तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे बाहर तो हमें क्या दिखाई दे रही है? एक्टोडर्म। क्या दिखाई दे रही है? एक्टोडर्म। और सबसे अंदर जो दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। और ये जो रेड कलर में आपको इधर दिखाई दे रही है, ये कौन है? ये है मीजोग्लिया। ये क्या है? मीजोग्लिया। क्या यहां पर मीजोडर्म थी? नहीं थी। इसलिए इसे या ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाएगा? ऐसे प्राणियों को कहा जाएगा अदेहगुहीय प्राणी। दूसरी बात आती है, ऐसे प्राणी जिनके मध्य मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मीजोडर्म थैली के रूप में, पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्यूडोसिलोमेट, कूटगुहीय प्राणी। ना तो उसमें मीजोडर्म अनुपस्थित है, ना वो देह गुहा पूर्ण रूप से मीजोडर्म से आवृत है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगी? झूठी, कूट देह गुहा। क्या कहलाएगी? झूठी, स्यूडो। तो आप देखें, अगर इस स्थिति में देखते हैं हम, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये तो है एक्टोडर्म, बिल्कुल, और ये है एंडोडर्म। इधर लिखते हैं, ये है कौन? एंडोडर्म। इस
एक्टोडर्म और इस एंडोडर्म के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन है? सीलोम है, गुहा है। लेकिन क्या ये गुहा मेसोडर्म से आवृत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेसोडर्म आपको दिखाई देगी, मेसोडर्म यहां पर एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, थैली के रूप में अवस्थित है यहां पर, इसलिए इसे पूर्ण रूप से मेसोडर्म से आवृत नहीं माना जा सकता और ना ही है। तो क्या करें? इसे कहा जाएगा कूटगुहीय प्राणी। जिन प्राणियों में ऐसे सीलोम मिलेगी उन्हें कूटगुहीय प्राणी कहा जाएगा। तीसरी बात करते हैं, वे प्राणी जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य जो गुहा होती है, जो सीलोम होती है, वो यदि मेसोडर्म से आवृत है, मेसोडर्म से ढकी हुई है, आवृत का मतलब पूरी लाइंड है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा देहगुहीय प्राणी, यूसिलोमेट प्राणी। क्लियर? ट्रू सीलोम जिसे कहा जा सकता है, ट्रू सीलोमेट एनिमल्स जिन्हें कहा जा सकता है। देखिए आप, ये कौन है? ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसको देखते हैं तो ये एंडोडर्म है, अब इन दोनों के बीच में है वो कौन है? वो सीलोम है। लेकिन सीलोम को आप देखिए क्या है, सीलोम कुछ ऐसी है। अगर ये सीलोम आपको दिखाई दे रही है, अगर ये सीलोम आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इस सीलोम को देखते हैं तो ये सीलोम इधर से और इधर से दोनों तरफ मेसोडर्म उपस्थित है, मेसोडर्म से लाइंड है, आवृत है, इसलिए ये क्या है? ये ट्रू सीलोमेट है, ये यू सीलोमेट है, ये सत्य देहगुहा है, ये वास्तविक देहगुहा है। जिन प्राणियों में मिलेगी उन्हें यू सीलोमेट एनिमल्स कहा जाएगा। तो अभी 3 सीलोम के बेस में हमने 3 प्रकार पढ़े। वे प्राणी सबसे पहले सीलोम देहगुहा का हमें पता होना चाहिए कि देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो पाई जाती है उसे देहगुहा कहते हैं। यदि देह गुहा के मध्य मेसोडर्म नहीं पाई जाती, एब्सेंट है, तथा उसमें मीजोग्लिया है, मतलब मीजोग्लिया से फिल्डअप है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगुहीय प्राणी कहा जाएगा। और यदि उस देह गुहा के मध्य में मेसोडर्म छोटे छोटे पैकेट्स या थैली के रूप में पाई जाती तो उसे कूट देहगुहीय प्राणी कहा जाएगा। और यदि वो सीलोम, वो देहगुहा दोनों तरफ से, देखिए दोनों ओर से ये दिखाई दे रहा है, इधर भी मेसोडर्म है और इधर भी मेसोडर्म है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो गुहा है वो दोनों ओर से, दोनों तरफ से मेसोडर्म से आवृत है, इसलिए क्या है? ये ट्रू सीलोमेट एनिमल्स है। इसे वास्तविक देह गुहा कहा जाएगा। प्राणियों को वास्तविक देह गुहीय प्राणी कहा जाएगा, इन्हें यू सीलोमेट कहा जाएगा। तो अधिकांशतः ये शब्द काम में लिया जाता है यू सीलोमेट। इसका आप ध्यान रखें कि यू सीलोमेट का मतलब ट्रू सीलोम है और ट्रू सीलोम मतलब वास्तविक देह गुहा है या देहगुहीय प्राणी। तो ये क्या है? ये वो आधार हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जिनके बेस पे हम आगे जंतुओं का वर्गीकरण कर पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हमें इनका वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करने से पहले, वर्गीकरण में जाने से पहले हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट से हमें काफ़ी आसानी होगी भविष्य में जब भी हम कोई फाइलम पढ़ेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक लेवल हमें पता लग जाएगा कि ये किस लेवल पे है। मतलब ये है कि कम से कम 2-3 फाइलम पढ़ने के बाद आगे के फाइलम के बारे में कुछ बिंदु आप स्वतः ही जान पाएंगे कि सर इनमें ये बिंदु हैं जो शामिल किए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जगत को देखते हैं। जगत कौन सा है? एनिमेलिया है, जंतु जगत है, जंतु जगत है। याद आ गया होगा आपको जंतु जगत कहाँ था? वीटेकर की जो पंच जगत प्रणाली है उसमें सबसे लास्ट वाला जगत हम पढ़ रहे हैं, उससे 4 जगत हम पीछे देख चुके हैं या देख लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें। जंतु जगत है। जंतु जगत को उप जगत में बांटा जा सकता है, उप जगत में बांटा जा सकता है। कौन से उप जगत हैं? वो 2 देखते हैं। 2 उप जगत आते हैं। दो उपजगत कौन कौन से आते हैं? पहला आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ।
दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है मेटाजोआ। दूसरा कौन सा आता है? मेटाजोआ। प्रोटोजोआ को देखते हैं तो ये कैसे प्राणी होते हैं? प्रोटोजोआ को देखते हैं तो इनके बारे में हम लिख सकते हैं कि ये प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। दूसरी बात, इसका कोई उदाहरण है? इसमें एक संघ, एक फाइलम शामिल किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ही आ गया इसका। उधर चलते हैं, उधर देखते हैं तो इसमें क्या खूबी है सर? इसमें देखते हैं मेटाजोआ में ये बहुकोशिकीय प्राणी है। कैसे हैं? बहुकोशिकीय प्राणी है। बहुकोशिकीय प्राणी है। क्लियर? तो ये तो कौन हो गया? प्रोटोजोआ। और वो कौन हो गया? मेटाजोआ। आगे देखते हैं। मेटाजोआ को हम दो शाखाओं में बांट सकते हैं। वो दो कौन कौन सी शाखाएं हैं वो भी देख लेते हैं। पैराजोआ और दूसरी है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ। पैराजोआ, पैराजोआ किसको बोलेंगे? इनमें स्पष्ट मुख एवं आहार नाल का अभाव होता है। आहार नाल का अभाव होता है। और क्या लिख सकते हैं? इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, शरीर के संगठन का जो स्तर होता है, वो कोशिकीय स्तर होता है। कोशिकीय स्तर होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, इसका एग्जाम्पल आता है पोरीफेरासन। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आप इस चार्ट को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि ये चार्ट सभी जितने भी फाइलम हैं उन सब को अपने अंदर समाहित कर लेगा। उधर देखते हैं यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में क्या होगा? यूमेटाजोआ में अगर हम देखते हैं तो इनमें क्या क्या मिलते हैं? इनमें ऊतक मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। इनमें अंग मिलेंगे। इनमें अंग तंत्र मिलेंगे। अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर। और क्या मिलेगा इनमें? इनमें अगर देखते हैं, इधर स्पष्ट मुख और आहार नाल का अभाव था, तो इधर स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। स्पष्ट मुख एवं आहार नाल उपस्थित। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको भी आगे जाकर दो भागों में बांट लेते हैं। देखते हैं किसको? यूमेटाजोआ को। यूमेटाजोआ को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? यूमेटाजोआ को बांटा जाएगा रेडिएटा में और बाइलेट्रिया में। और ये दो भाग कौन से हैं? जैसे ऊपर हमने लिखा है कि दो शाखा हैं, तो ये क्या हैं? ये कोटि हैं। दो कोटि। कौन कौन सी कोटि हैं? एक रेडिएटा, रेडिएटा,
और दूसरी कौन सी आएगी, बाइलेट्रिया। रेडिएटा कौन है, रेडिएटा जिसमें अरीय सममिति मिलेगी, क्या मिलेगी, अरीय सममिति। रेडिएटा वो जो द्विस्तरीय प्राणी है, कौन है, द्विस्तरीय प्राणी है। द्विस्तरीय प्राणी, इसका कोई उदाहरण है, बिल्कुल है, इसका उदाहरण है सिलेंट्रीटा। सिलेंट्रीटा और निडेरिया, जिसे आप नाइडेरिया कहते हैं, नाइडेरिया संघ भी इसी का है। ये दो आ गए। उधर देखते हैं, बाइलेट्रिया को चेक करें तो बाइलेट्रिया में क्या देखने को मिलेगा, बाइलेट्रिया में ये देखने को मिलेगा कि इनमें ये त्रिस्तरीय प्राणी हैं, त्रिस्तरीय प्राणी हैं। नेक्स्ट, ये कैसे हैं, बाइलेटरल है, मतलब इनमें क्या देखने को मिलेगी, द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी। अब हमने यहां पर लिखा है कि जो यू मेटाजोआ है उनमें ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र देखने को मिलेंगे। यहां पर ऊतक ही देखने को मिलता है, इससे आगे लेवल नहीं मिलता। उसके आगे के लेवल सारे इधर बाइलेट्रिया में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, अभी ऊपर हमने लिखा है कोटि, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे इस कोटि को हम उपकोटि में बांटेंगे। किस में बांटते हैं, उपकोटि में। उपकोटि कितनी, उपकोटि 3, अभी अभी आपको बताई थी, इसीलिए वो वर्गीकरण के आधार समझाए थे। पहली उपकोटि आती है कौन सी, अगुहीय। अगुहीय, अगुहीय आप समझ गए होंगे, अगुहीय कौन कहलाएंगे, अभी अभी आपको बताया है, जिनमें देगुआ मीजोडम, जिनकी देगुआ में मीजोडम नहीं मिलेगी या जिनकी देगुआ मीजोडम से आवृत नहीं होगी, वो अगुहीय। इसका कोई उदाहरण है, बिल्कुल है उदाहरण इसका, इसका उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथीज। किसका उदाहरण है, अगुहीय का। दूसरी जो उपकोटि आती है वो कौन सी आती है, दूसरी उपकोटि आती है कूटगुहीय। कूटगुहीय, कूटगुहीय आपको बता दिया, जिनकी देगुआ में मीजोडम थैली के रूप में पाई जाएगी, वे कूटगुहीय। एग्जाम्पल है इसका, बिल्कुल एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल है एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथीज। थर्ड एग्जाम्पल या थर्ड जो उपकोटि है वो कौन सी है, वो है देहगुहीय। देहगुहीय, यहां पर मैं वास्तविक देहगुहीय भी लिख सकता हूं, बात एक ही, आप चाहें तो लिख सकते हैं वास्तविक देहगुहीय। वास्तविक देहगुहीय, इसके लिए एक वर्ड एप्रोप्रिएट है और वो है यूसिलोमेट, वो बिल्कुल उचित शब्द है इसके लिए, वास्तविक देहगुहीय। वास्तविक देहगुहीय को अगर हम आगे देखते हैं तो इसे भी और भागों में बांटा जा सकता है, और वो भाग कौन से हैं उनको देखते हैं। वो भाग आते हैं आपके सामने, वास्तविक देहगुहीय को देखते हैं। वास्तविक देहगुहीय को महासंघ में बांटेंगे। किस में बांटेंगे, महासंघ में। कितने महासंघ हैं देखते हैं,
दो महासंघ हैं। पहला महासंघ, पहला महासंघ जिसे क्या कहेंगे हम, साइज़ोसिलोमेट। साइज़ोसिलोमेट कौन होते हैं, क्या खूबियां होती हैं इनके साइज़ोसिलोमेट की। साइज़ोसिलोमेट में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले कोरक रंध्र, कोरक रंध्र, या मैं इसे ब्लास्टोपोर भी कह सकता हूं। ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण, मुख का निर्माण। और क्या देखने को मिलता है इनमें, सर्पिल विदलन, विदलन आप जानते हैं, सर्पिल विदलन देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल हैं इसके एग्जाम्पल्स, देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, इसके उदाहरण आएंगे। सबसे पहले आता है इसका एनेलिडा, एनेलिडा क्या है ये, एग्जाम्पल, उदाहरण। दूसरा आता है आर्थ्रोपोडा, और तीसरा आता है मोलस्का। ये किसकी बात की हमने, साइज़ोसिलोमेट की। यूसिलोमेट को दो महासंघ में डिवाइड किया गया, एक साइज़ोसिलोमेट और एक एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट में देखते हैं, ये कौन है, एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट में देखते हैं इसमें क्या होता है, इनमें कोरक रंध्र से, कोरक रंध्र से, कोरक रंध्र मतलब ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, गुदा का निर्माण होता है। विदलन इनमें अरीय देखने को मिलता है, अरीय विदलन। इसके उदाहरण बिल्कुल हैं, इसके उदाहरण आते हैं हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा, और तीसरा आता है कॉर्डेटा। ये इसके उदाहरण हैं। अब इनको चेक करें, ये कौन है, ये शामिल किए जाते हैं सर प्रोटोस्टोमिया में। किसमें, प्रोटोस्टोमिया में। और ये शामिल किए जाते हैं किसमें, ड्यूटेरोस्टोमिया। ये इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट चार्ट बनता है। ये देखिए, ये कंप्लीट चार्ट बनता है। आप इसे जूम करके देख सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कितने संघ आते हैं और इन्हीं फाइलम्स को हमें पढ़ना है। देखिए, जैसे
पहला संघ कौन सा आता है? पहला संघ आता है हमारा प्रोटोजोआ। पहला संघ कौन सा आ रहा है? ये प्रोटोजोआ आ रहा है। दूसरा संघ कौन सा आ रहा है? ये पोरिफेरा आ रहा है। तीसरा संघ कौन सा आ रहा है? सिलेंट्रिटा। तीसरा संघ सिलेंट्रिटा है। निडेरिया नाइडेरिया एक गौण संघ है, क्योंकि वैसे तो फाइलम की संख्या लगभग 31 के आसपास है, लेकिन जो प्रमुख संघ या फाइलम है वो 10 संघ शामिल किए जाते हैं। ये 3। इसके बाद में 4 है प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस 5, एनेलिडा 6, 7, 8 और यहाँ पर हेमिकोडेटा 9, इकाइनोडर्मिटा 10 और ये कोडेटा 11। ये इस तरह से जो 10-11 संघ हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे या हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केवल 10-11 संघ हैं। अगर ये चार्ट हमें याद रहता है तो इस चार्ट के थ्रू हम बहुत सारे कैरेक्टर्स फाइलम के बारे में पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक देह गुहा किस संघ से प्रारंभ होती है, तो 3 या 4 एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका एनेलिडा, क्योंकि ये जो क्रम आपके सामने दर्शाया गया है ये इनके विकास का क्रम है। हम इसी क्रम में इन्हें पढ़ेंगे। तीनों में वास्तविक देह गुहा देखने को मिलेगी, लेकिन प्रारंभ कहां से हो रही है? एनेलिडा से। प्रारंभ कहां से हो रही है? एनेलिडा से। तो आप बिल्कुल गौर फरमाएं इस क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस संघ से वास्तविक देह गुहा प्रारंभ मानी जाती है? तो प्रारंभ माना किससे जाएगा? एनेलिडा संघ से। किससे माना जाएगा? एनेलिडा संघ से। ये चार्ट अगर आपको याद रहा तो आपको काफ़ी कुछ आगे समझ में आएगा, हम इस चार्ट के बेस पर बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे ही फिंगर्स पे याद कर सकते हैं। अब देखिए, हर डेफिनेशन की आपको 2 से 4 डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही होंगी। एक, साइजोसिलोमेट क्या होते हैं, एंटेरोसिलोमेट क्या होते हैं, प्रोटोस्टोमिया क्या होता है और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, वो सब लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। प्रोटोस्टोमिया किन्हें कहा जाता है? जब ब्लास्टोपोर बनता है, अगर ब्लास्टोपोर से मुख बने तो उन प्राणियों को प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। ब्लास्टोपोर से यदि मुख का निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टोम्स। इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रोटोस्टोमिया। और यदि ब्लास्टोपोर से क्या बने? गुदा, एनस बने, तो उन्हें कहा जाएगा ड्यूटेरोस्टोमिया। उन्हें क्या कहा जाएगा? ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ये दोनों बिंदु क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट कौन होते हैं? साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट जब मध्यांतर बनती है, जिसे मिडगट कहते हैं, मिडगट से कुछ कोशिकाएं उद्भासित होती हैं जिन्हें टीलोब्लास्ट कहते हैं, और टीलोब्लास्ट से यदि मीजोडर्म, भविष्य में जाकर वो मीजोडर्म ही बना लेती है, अगर मीजोडर्म बनती है टीलोब्लास्ट से तो वो तो कहलाती हैं साइजोसिलोमेट। और यदि मिडगट के पार्श्व से, पृष्ठ से कोशिकाएं उद्भासित होकर अगर मीजोडर्म बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंटेरोसिलोमेट। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सा लेवल कहाँ तक है। तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारे जितने भी संघ हमें पढ़ने हैं, फाइलम पढ़ने हैं, इस चार्ट में दर्शाए हैं। आप देख सकते हैं एक बार, यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम जंतु जगत में, प्रोटोजोआ मेटाजोआ में बांटा, फिर प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बाद में मेटाजोआ को पैराजोआ और यू मेटाजोआ में डिवाइड किया। पैराजोआ में क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यू मेटाजोआ को 2 कोटि में डिवाइड किया, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। हर शब्द का मीनिंग मैंने पहले समझा दिया है कि रेडिएटा का मतलब क्या होता है, बाइलेट्रिया का मतलब क्या होता है। बाइलेट्रिया को देखते हैं तो 3 लेवल में बांटा है हमने, अगुह्य और कूटगुह्य और वास्तविक देहगुह्य। तीनों का मतलब समझा दिया, तीनों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बता दिए। इसलिए मैंने वहाँ पर डेफिनेशन समझाते वक्त आपसे कहा था कि हर टर्म का, हर जो शब्द है उसका एग्जाम्पल भी आपको आगे चार्ट में मिल जाएगा। यदि आपसे पूछे कि अगुह्य प्राणी कौन होते हैं तो आपको पता चल गया, कूटगुह्य का भी पता है, वास्तविक देहगुहा का भी पता है। वास्तविक देहगुहा में सब शामिल किए जाएंगे। वास्तविक देहगुहा को भी साइजो और एंटेरोसिलोमेट में बांटा गया है। साइजोसिलोमेट में कौन है? जो प्रोटोस्टोम्स हैं वो हैं, और प्रोटोस्टोम्स में भी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है। और उधर एंटेरोसिलोमेट में देखते हैं तो उसमें भी
कौन कौन है, हेमिकॉर्डेटा है, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा है। इस तरह से जो मुख्य संघ हमारे कोर्स में शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम बात इसी तरह से करेंगे। तो अब जो स्टार्ट करेंगे हम आगे, वो स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ संघ। तो आइए प्रोटोजोआ संघ देखते हैं। तो आगे जो फाइलम आता है हमारा, वो फाइलम आता है प्रोटोजोआ। कौन सा आता है? प्रोटोजोआ। तो पहला फाइलम हमारा आ रहा है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? प्रोटोजोआ शब्द प्रोटोजोआ शब्द दिया था गोल्डफस ने। किसने दिया? गोल्डफस ने। क्या दिया? प्रोटोजोआ शब्द दिया। ये प्राणी यानी कि इन प्राणियों में जितनी भी कार्यकी होती है वो सभी की सभी कार्यकी, मतलब जितने भी काम होने हैं वो सब के सब एक कोशिका में संपन्न हो जाते हैं। इन प्राणियों में सभी कार्यकी एक कोशिका में संपन्न होती है। अतः इन्हें क्या कहा जा सकता है? इन्हें कहा जा सकता है अकोशिकीय। मैंने एक कोशिकीय नहीं बोला है, मैंने बोला अकोशिकीय, नॉन सेलुलर, एसेलुलर। ये कैसे हैं? अकोशिकीय प्राणी। और किसने कहा ये डोबेल ने कहा था। डोबेल ने बोला कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो अकोशिकीय प्राणी होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, एसेलुलर होते हैं। आगे बात करते हैं। इनके प्रकृति की बात करें, इनकी प्रकृति की बात करते हैं कि किस तरह के प्राणी होते हैं। तो आप कहेंगे ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। बिल्कुल ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी होने के साथ साथ ये परजीवी भी होते हैं। बिल्कुल ये परजीवी भी होते हैं। ये एकल भी होते हैं, मतलब सिंगल। और ये निवह में, ये निवही होते हैं। निवही का मतलब होता है कॉलोनी में, ग्रुप में रहना, उसे कहा जाता है निवही। तो ये ऑलमोस्ट सब टाइप से देखने को मिलते हैं। जैसे स्वतंत्र परजीवी अमीबा स्वतंत्र परजीवी होता है, परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, एकल बहुत सारे मिलते हैं, निवही प्रोटोस्पोंजिया सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो निवही है। प्रोटोस्पोंजिया कैसा होता है? निवही, कॉलोनी में रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल है परजीवी, इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम। आगे बात समझ में? तो आपको हर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, अमीबा, प्लाज्मोडियम और प्रोटोस्पोंजिया। ये तो बात हो गई कि इनके लेवल की, ये किस तरह से निवास करते हैं। अब आगे देखते हैं। हम जब कोई भी संघ पढ़ते हैं तो उसके मुख्य कारकों में या मुख्य लक्षणों में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। उनमें उत्सर्जन कैसे होता है, उनमें पाचन कैसे होता है, उनमें श्वसन कैसे होता है, या इसके अलावा उनमें और कोई खूबी होती है। सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? आइए तो हम उन्हीं को देख रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पाचन। पाचन कैसा होता है? इसका पाचन होता है अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन। किस प्रकार का पाचन देखने को मिलता है इनमें? अंतः कोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। ये इसी तरह के शब्द पूछे जाएंगे, आप ध्यान से इन्हें देख लीजिए।
कि प्रोटोजोन्स में निम्न में से किस प्रकार का पाचन मिलता है? अंतःकोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, उत्सर्जन। क्या प्रोटोजोन्स में कोई विशेष उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो किस तरह से करते हैं? शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा। उत्सर्जन के आधार पर होते कैसे? हमें छोटे क्लास में भी पढ़ रखा है कि यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक होते हैं। तो ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ये अमोनिया का करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन। अतः प्राणी कैसे हो गए? ये अमोनोटैलिक। कैसे प्राणी हो गए? अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक प्राणी। उत्सर्जन के आधार पर कैसे प्राणी हो गए? ये अमोनोटैलिक प्राणी हो गए। किस तरह से करेंगे? विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। उत्सर्जन कैसे करेंगे? ये विसरण क्रिया द्वारा करेंगे। ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्सर्जन हो गया, इसके बाद में देखते हैं इनमें अधिकोशिकीय, अधिकोशिकीय या प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो अधिकारिकीय श्रम विभाजन इनमें देखने को मिलता है। अधिकारिकीय, श्रम विभाजन इनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, क्या इनके ऊपर कोई आवरण पाया जाता है? इनके अगर कोशिका की बात करें तो यह है नग्न अथवा पेलिकल से आवृत होते हैं, पेलिकल से आवृत होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी मिलते हैं प्रोटोजोन्स में जिन पे सिलिका का या कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण मिलता है, लेकिन मुख्यतः हमें पेलिकल का याद रखना है कि पेलिकल जैसे यूग्लिना है, पेलिकल का आवरण उस पर मिलता है देखने को। आगे देखते हैं इनमें जनन किस प्रकार का मिलता है? जनन दोनों प्रकार का मिलता है, मतलब अलैंगिक भी तथा लैंगिक भी। अब लैंगिक जनन किस किस प्रकार से मिलेगा और अलैंगिक जनन किस किस प्रकार से मिलेगा देखते हैं। देखिए, अलैंगिक में आपने कुछ नाम सुन रखे हैं, आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं एक होता है बहुविखंडन, बहुविखंडन। एक शब्द आपने और सुन रखा होगा, क्या? अनुदैर्ध्य विखंडन। एक और आपने पढ़ रखा होगा अनुप्रस्थ विभाजन या अनुप्रस्थ विखंडन। तो बहुविखंडन किस में देखने को मिलता है? बहुविखंडन आपको या बहुविखंडन के बजाय मैं लिखूं द्विविखंडन। द्विविखंडन, द्विविखंडन किस में देखने को मिलेगा आपको? अमीबा में देखने को मिलेगा। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब उदग्र विखंडन, उदग्र विभाजन किस में देखने को मिलेगा? उदग्र आपको देखने को मिलेगा यूग्लिना में। और अनुप्रस्थ आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम में, पैरामीशियम में। मुकुलन, मुकुलन आपको किस में देखने को मिलेगा? मुकुलन देखने को मिलेगा एफिलोटा में,
ऊपर हमने एक लिखा था बहुविखंडन, वो किस में देखने को मिलेगा? बहुविखंडन आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम में। ये सारे के सारे क्या हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, अलैंगिक जनन के टाइप है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। जैसे निम्न में से किस प्रोटोजोन्स में या किस प्रोटोजोआ में मुकुलन पाया जाता है? एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, तो आपको स्पेशल कैरेक्टर वाला एग्जाम्पल बड़े अच्छे से याद करना है। जैसे अगर इसमें स्पेशल देखा जाए तो मुकुलन है जो एफेलोटा में देखने को मिलता है, विविखंडन अमीबा में देखने को मिलता है, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। ये कॉमन सी चीज़ें याद भी रहनी चाहिए। जैसे हम मलेरिया रोग पढ़ते हैं ना, तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में बहुविखंडन काफ़ी बार वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्वतः ही याद रखने लायक बात है कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन देखने को मिलता है। अब ये सारी बातें किसकी हैं? ये सारी बातें अलैंगिक जनन की हैं। किसकी हैं ये? अलैंगिक जनन की। अब इधर बात आती है कि सर लैंगिक जनन में देखने को मिलेगा क्या? मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। किस तरह से देखने को मिलेगा देखते हैं। देखिए, एक शब्द आपने सुन रखा है संलयन। संलयन, ये संलयन, और दूसरा शब्द आपने सुन रखा होगा संयुग्मन। ये दोनों प्रकार देखने को मिलते हैं किसमें? प्रोटोजोन्स में। तो संयुग्मन तो किसमें देखने को मिलेगा? संयुग्मन आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम में। किसमें? पैरामीशियम में। और संलयन देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में। ये क्या है? ये दोनों लैंगिक जनन है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन पॉइंट्स को बड़े गौर से देखें। ये बहुत आसान बिंदु हैं जो हमें याद होते हुए भी नहीं होते। हम देख लेते हैं, लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन इधर से आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जैसे संलयन है प्लाज्मोडियम में, संलयन भी याद रहता है। मलेरिया जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पढ़ाए जाते हैं, मानव में और मच्छर में। तो वहाँ पे संलयन, उससे वहाँ पर आप उसको लिंक करें कि संलयन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में संयुग्मन ही देखने को मिलता है। तो ये लैंगिक जनन के प्रकार हैं। जब पैरामीशियम का नाम आ रहा है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि पैरामीशियम में, अभी हम डायग्राम देखेंगे तब भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगा? कि पैरामीशियम में केंद्रक द्विरूपता, मैंने बहुरूपिता नहीं बोला है, मैंने बोला है केंद्रक द्विरूपिता, केंद्रक द्विरूपिता पाई जाती है। द्विरूपिता पाई जाती है। केंद्रक द्विरूपिता का मतलब है कि उसमें दो तरह के केंद्रक मिलते हैं, दो फॉर्म्स दो अवस्थाओं में मिलते हैं, जिन्हें अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा आपको, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसलिए पूछा जा सकता है निम्न में से किस प्रोटोजोआ में केंद्रक द्विरूपिता पाई जाती है? पैरामीशियम में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रक द्विरूपिता। आगे देखते हैं। इनमें या इन प्राणियों में, इन प्राणियों में या सिंपल कह देते हैं पैरामीशियम में केंद्रक द्विरूपिता पाई जाती है। इन प्राणियों को अमर कहा जाता है, कहा जाता है। अमर मतलब इमॉर्टल। इमॉर्टल से क्या मतलब है? इमॉर्टल से मतलब यह है कि इनकी डेथ नहीं होती। डेथ क्यों नहीं होती? जो पैदा होता है वो तो मर जाता है, ऐसा हम जानते हैं स्वतः कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? इनकी मृत्यु इसलिए नहीं होती
क्योंकि कभी भी ये जनन द्रव्य में और कायिक द्रव्य में स्पष्ट रूप से बटे हुए नहीं होते, और जब भी इनमें जनन मिलता है तो द्विविखंडन देखने को मिलेगा। अमीबा को स्पष्ट रूप से अमर प्राणी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही द्विविखंडन होगा तो दो कोशिकाएं बढ़ जाएंगी, तो जो पैतृक कोशिका थे उसकी डेथ तो हुई नहीं, 2 नए जीव हमें मिल जाते हैं। इसलिए ये क्या है, इन प्राणियों को क्या कहा जाता है, अमर कहा जाता है, अमर जीवी कहा जाता है, इममोर्टल कहा जाता है, अमर कहा जाता है। आगे देखते हैं। इन प्राणियों को अगर हम देखते हैं तो जो ये प्रोटोजोआ संघ है इसे कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। वो वर्ग किस आधार पर हैं देखते हैं। गमनांगों के आधार पर, गमनांगों के आधार पर प्रोटोजोआ को निम्न वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं देखते हैं। तो ये प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ को वर्गों में बांट लेते हैं। प्रोटोजोआ संघ है ये। पहला राइजोपोडा, दूसरा सिलिएटा, तीसरा फ्लैजिलेटा, देखिए कुछ तो आपको शब्द से ही पता लग जाएगा। जैसे सिलिएटा है, इनमें गमन अंग क्या होते हैं, गमन अंग सीलिया, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पक्षमाभ। अगर पक्षमाभ होंगे तो उसे किस वर्ग में डाला जाएगा, सिलिएटा में। एग्जाम्पल आपको पता है, एग्जाम्पल आएगा इसका पैरामीशियम। पैरामीशियम सिंपल सा है। दूसरा कौन सा, फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा में कौन आएगा, गमनंग। क्या हो जिसमें, फ्लैजिला। यानी कि कशाभिका। एग्जाम्पल इसका युगलिना। ये आप देख भी सकते हैं। देखिए ये युगलिना होता है और युगलिना में इस तरह से क्या निकली रहती हैं, फ्लैजिला, इसलिए इसे फ्लैजिलेटा वर्ग में शामिल किया जाता है। और पैरामीशियम अगर आप देखें तो ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है। और पैरामीशियम में पूरी बॉडी वॉल पर, पूरी देह भित्ति पर इस तरह से क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। ये देखिए, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सिलिएटा। तो ये तो सिलिएटा में शामिल किया जाएगा और ये किस में शामिल किया जाएगा, फ्लैजिलेटा में शामिल किया जाएगा। तो ये सिंपल से हैं, जो गमन अंग हैं उसी आधार पर इन्हें वर्ग भी बना दिया गया है। एक राइजोपोडा। राइजोपोडा किस में शामिल किए जाएंगे, राइजोपोडा में ये होगा
कि जिनमें कूटपाद पाए जाते हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं, और एक आएगा जिसमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, गमन अंग अनुपस्थित। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और इसमें अगर देखते हैं तो इसमें क्या होगा, गमन अंग या गमन अंग क्या होंगे, कूटपाद। एग्जाम्पल अमीबा, देखिए ये अमीबा है, तो इस तरह से जो निकले होते हैं उन्हें बोला जाता है कूटपाद। ये आवश्यकता के अनुसार तो बनते हैं, बाद में स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं, इसलिए कैसे हैं ये कूटपाद। तो इनमें क्या होता है, गमनंग कूटपादों के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से ये वर्ग हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, और स्पेशली जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर पीछे लिख दिए हैं हमने। मेन कैरेक्टर जैसे कौन कौन आता है, मेन कैरेक्टर आता है आपको जनन के बारे में याद रखना है कि जनन किस किस में किस किस प्रकार का मिलता है, चाहे वो लैंगिक हो चाहे वो अलैंगिक हो। दूसरा, आपको केंद्रक द्विरूपिता वाली बात आप याद रखनी है, और आगे कुछ इसके आर्थिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको याद रखना है, वो आप देख लीजिए क्या क्या होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कौन होता है, आपको याद हो तो इससे निद्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग। बस आपको इतना सा याद रखना है, ट्रिपेनोसोमा से क्या होता है, निद्रा रोग होता है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इससे क्या होता है, इससे ट्राइकोमोनिएसिस, अर्थात स्त्रियों में देखने को मिलता है, स्त्रियों में योनि में स्त्राव देखने को मिलता है, वेजाइना में। आप ऐसे याद रखिए, वेजाइनेलिस कनेक्टेड टू वेजाइना। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस किधर मिलेगा, स्त्रियों की वेजाइना में मिलेगा, और वहां पर ये सफेद स्त्राव या जिसे आप ल्यूकोरिया कहते हैं वो कोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्लाज्मोडियम है। ये कौन है, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम की वास्तविकता में स्पोरोजोइट अवस्था है, स्पोरोजोइट अवस्था है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है आपको पता है, मलेरिया कोज करता है। क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से मलेरिया रोग उत्पन्न किया जाता है, और उसमें पहला एग्जाम्पल मच्छर था और दूसरा एग्जाम्पल था प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नहीं, प्रोटोजोआ। तो मैक्सिमम लोग किस पे आंसर राइट करेंगे, मच्छर पे, क्योंकि रिकॉल ही नहीं कर पाते, दिमाग को सेट ही नहीं कर पाते कि प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग कॉज किया जाता है, और प्रोटोजोआ में भी प्लाज्मोडियम ये रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2-3 बिंदु आप और लिखें यहां पर। ये बेलेंटिडियम कोली है, बेलेंटिडियम कोली। देखिए बहुत सारे नाम क्या है, उनके नाम से याद हो जाते हैं। अब जैसे बेलेंटिडियम कोली है, बेलेंटिडियम कोली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं जिन्हें आप CCR करके याद रखते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। किस नाम से याद रखते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, ऐसे ही छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, DGI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ऐसे बड़ी आंत के जो 3 भाग होते हैं उसमें कोलोन में ये देखने को मिलता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मनुष्य के, यहां लिख सकते हैं हम, मनुष्य की बड़ी आंत्र में कोलोन भाग में पाया जाता है, कोलोन भाग में पाया जाता है, पाया जाता है।
नेक्स्ट इधर देखते हैं तो ये है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस क्या होता है? ये पायरिया रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? पायरिया रोग उत्पन्न करता है। अब पायरिया रोग मनुष्य में उत्पन्न करेगा, अंडरस्टूड है? किस में उत्पन्न करता है? मनुष्य में। क्या? पायरिया रोग। पायरिया रोग होता कहाँ है? ये दांतों में होता है। मसूड़ों से जब ब्लीडिंग होती है, गम से जब ब्लीडिंग होती है, खून आने लगता है, तो उसे कहा जाता है पायरिया रोग। और किसके कारण होता है? अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। और कुछ है, जैसे एक नाम आप काफ़ी सुनते हैं, और वो नाम क्या है? वो है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा। ये किधर देखने को मिलता है? ये ट्राइकोनिम्फा आपको देखने को मिलेगा दीमक की आंत्र में। क्या करता है ये सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज का पाचन करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दीमक में सेलुलोज के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है ट्राइकोनिम्फा। ये प्रोटोजोन से, क्योंकि दीमक क्या खाती है? लकड़ी खाती है। लकड़ी कहाँ से आती है आपको पता है? प्लांट से आती है। प्लांट में जो मेन सेल वॉल होती है उसका कंपोनेंट सेलुलोज होता है। सेलुलोज के पाचन के लिए किसकी नीड होती है? ट्राइकोनिम्फा की। और ट्राइकोनिम्फा किधर मिलेगा आपको? दीमक की इंटेस्टाइन में या आंत्र में देखने को मिलेगा। और आपको एक नाम और याद रखना है, लिशमानिया या लिशमैनिया डोनोवेनी। लिशमैनिया डोनोवेनी। डोनोवेनी ये कौन है? ये काला अजहर नामक रोग उत्पन्न करता है। काला अजहर या काला अजार भी लिख देते हैं। काला अजहर रोग उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। तो हमने प्रोटोजोआ के बारे में बात की और प्रोटोजोआ के उन एग्जाम्पल्स के बारे में स्पेशल रूप से बात की जो हमारे लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा ऐसे तो होने को बहुत सारे होते हैं। जैसे एक जैव संदीप्ति बोला जाता है, जिसे समुद्र की आग है, नॉक्टिक्यूला होता है, वो समुद्र की आग होता है, लेकिन वो काफ़ी गहराई का प्रश्न है। हमारे लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें कम से कम प्रोटोजोन्स के मुख्य जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिशमैनिया है, ट्राइकोमोनास है, अमीबा हिस्टोलाइटिका है, अमीबा जिंजीवेलिस है, या बेलेंटिडियम है, या प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट कंडीशन है, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये मनुष्य में या किसी अन्य संबंधित प्राणी में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। ये इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पार्ट भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस तरह से हम पूरे के पूरे जो संघ हैं या फाइलम है उनके बारे में बात कर लेंगे। और ये संघ 4-5 होने के बाद में आपके याद नहीं होंगे, इसलिए इसे हाथों हाथ, हैंड टू हैंड याद करें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।